गाइस आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिस्कशन चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर का। गाइस एक कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज कर सकती है अलग अलग सोर्सेस से, डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो कितना डेट ले, कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? क्या चीज होगी जो कि, कौन सा ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कैसा ऐसा फाइनेंशियल मिक्स होगा जो कि हमारे को हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराएगा। तो वो चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस करनी है। साथ में देखो दोस्तों, ऐसा है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सारे फाइनेंस, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों फाइनेंस का स्ट्रक्चर बताता है कि मेरे करंट लायबिलिटी क्या क्या कॉम्बिनेशन हो, मेरे लॉन्ग टर्म फंड्स में डेट कितना हो, इक्विटी प्रेफरेंस कितना हो, एंड सो ऑन। लेकिन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स को बताता है। तो ये जो चैप्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन का, दिस इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो बेसिकली हमारा सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ या ओनर्स वेल्थ होता है, और वही ऑब्जेक्टिव हमारा यहां पर भी है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा ऑप्टिमल होगा जो कि हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कराएगा फर्म का, जो हमारी शेयर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज कराएगा, ओनर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज कराएगा, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज वो कैपिटल स्ट्रक्चर करवाता है जहां पर हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या केओ लीस्ट हो। आइए जरा जल्दी से इनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं आपकी पॉकेट बुक से। हियर वी गो। सो गाइस, एक कंपनी जो है अलग अलग सोर्सेस से लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज कर सकती है। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का जो है पॉकेट बुक में हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म फंड जो है आप अरेंज कर सकते हैं, कंपनी अरेंज कर सकती है डेट से। डेट पे फिक्स इंटरेस्ट जाता है, एक फाइनेंशियल फिक्स ऑब्लिगेशन होती है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स को भी फिक्स डिविडेंड जाता है, लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जाता है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। और तीसरा इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर से जो है फाइनेंस लिया जा सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर से फाइनेंस लिया जा सकता है। तो बेसिकली इक्विटी की कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो आपसे जो है अगर पूछता है व्हाट आर द मेजर कंसिडरेशंस फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, तो वंस अगेन मेजर कंसिडरेशंस, तो आप कहोगे मेजर कंसिडरेशंस क्या हैं फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन? तो तीन कंसिडरेशंस होती हैं, एक होती है रिस्क, एक होती है कॉस्ट, एक होती है कंट्रोल। लेट मी टॉक अबाउट रिस्क। देखो, अगर कंपनी डेट से फाइनेंस अरेंज करती है तो रिस्क हाई है, बहुत ज्यादा रिस्क है कंपनी का। प्रेफरेंस में मॉडरेट है, क्योंकि भाई इनको यस फिक्स डिविडेंड देना है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, प्रॉफिट्स होंगे तभी देंगे, ठीक है जी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। बट यहां तो कमाओ या ना कमाओ, देना ही देना है। तो रिस्क हाई, मीडियम और यहां लो, क्योंकि इक्विटी की तो कोई फिक्स ऑब्लिगेशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। देन कम्स कॉस्ट। यार अगर इसमें कंपनी का रिस्क ज्यादा है, इन्वेस्टर्स का रिस्क कम है, तो यहां इसकी कॉस्ट जो है लो होती है, इसकी कॉस्ट कम होती है, इसकी मॉडरेट होती है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का सबसे ज्यादा रिस्क है, कंपनी को तो कोई फाइनेंशियल रिस्क है ही नहीं, तो इनकी कॉस्ट जो है, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन हाई होती है, वो मालिक होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा होती है, रिस्क कॉस्ट। और तीसरा होता है कंट्रोल। क्या यहां अगर हमने डेट से फाइनेंस अरेंज किया तो कोई डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होगा? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है या मालिक है उनका कोई डाइल्यूशन होगा? नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, कोई डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। यहां पर भी नो डाइल्यूशन। लेकिन ऐसा है, अनलेस आप डिविडेंड्स ना दो, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में लगातार 2 साल डिविडेंड ना दिए जाए, या नॉन क्यूमुलेटिव में 3 इयर्स आउट ऑफ 6 इयर्स में ना दिया जाए, तो इनको वोटिंग राइट हो जाएगा। इनका कंट्रोल जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, यहां पर अगर पब्लिक इशू करते गाइस, तो पब्लिक इशू में जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नुकसान है, उनका डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होगा, क्योंकि पब्लिक जो है बाहर वाले शेयर होल्डर्स कोई मालिक और बनेंगे, तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल इधर जरूर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा हर चीज, हर फाइनेंसिंग डिसीजन, हर तरह के डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, सभी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है भाई? 1950s में, 1960s में थ्योरीज चल रही थी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये शुरू ही 1950s में हुआ था, जब जो है फाइनेंस को अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरीज बन रही थी, जिसमें कि अल्टीमेटली हम लोग ये कह रहे थे कि कौन सा ऐसा डिसीजन ले फाइनेंस का
relation to the finance, that हमारा maximization of owner's wealth हो. तो maximization of owner's wealth is always interpreted as maximization of value maximization. तो determination of optimum capital structure के लिए क्या किया, अगर कंपनी को अगर फाइनेंस अरेंज करना है तो डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना, में आपको अल्टीमेटली वो कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना है जो कि हमारी मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज करता है. हमारे लिए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल होगा जो हमारा मैक्सिमाइज करेगा मार्केट वैल्यू. तो सुनो, हमें अलग अलग फाइनेंसिंग प्लान्स दे रखे होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें एक फाइनेंसिंग प्लान है ओनली इक्विटी, एक फाइनेंसिंग प्लान है डेट इक्विटी, एक फाइनेंसिंग प्लान है प्रेफरेंस डेट इक्विटी, एज द केस में भी. तो आपने क्या करना है, आपको बताया होगा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना है, वो आपने एक्सपेक्टेड ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करना है. इंटरेस्ट माइनस करके एक्सपेक्टेड ईबीटी आ जाएगा, उसमें से आपने इनकम टैक्स माइनस करना है, फिर उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर ईएटी जो आएगा उस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स होगा उसको आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दोगे और आपका जो फिगर आएगा ईए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज ईपीएस. अब क्या है ईपीएस, अगर आपको अलग अलग फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फाइनेंस जो भी है कैपिटल स्ट्रक्चर है, अलग अलग जो हमारे डेट इक्विटी मिक्स है, तो उस केस में क्या है भाई, जिसमें ज्यादा रिस्क होगा उसका पी रेशियो कम होगा, क्योंकि पी रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो दैट इज एमपीएस अपॉन ईपीएस का जो है इनवर्स रिलेशन विद रिस्क होता है. हायर द रिस्क लोअर द पी रेशियो, लोअर द रिस्क हायर द पी रेशियो. तो अकॉर्डिंगली ईपीएस को फिर हमें एक्सपेक्टेड ईपीएस अगर सवाल में अगर हमारा एक्सपेक्टेड पी रेशियो दिया हुआ है तो एक्सपेक्टेड ईपीएस जो हमारी आई है उसको हमारी एक्सपेक्टेड पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है एक्सपेक्टेड एमपीएस निकाल लेंगे और एक्सपेक्टेड एमपीएस जिसका भी हाईएस्ट होगा वो आप चूज कर लेंगे. तो आपने क्या करना है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जहां एमपीएस हाईएस्ट है. कहीं अगर एमपीएस में टाई आ जाए, अगर टाई इन हाईएस्ट एमपीएस आए तो उस केस में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जिसका हाईएस्ट ईपीएस हो, देखो फर्स्ट चॉइस तो हाईएस्ट एमपीएस दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नहीं तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो जिसका हाईएस्ट ईपीएस हो वो हम लोग चूज करेंगे. अच्छा, एक्सपेक्टेड ईपीएस जो है आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आपको मैंने स्टेटमेंट बना के दिखाई. इसी चीज को अब ईबीआईटी में से इस ईपीएस को अगर मुझे निकालना है तो मैं ऐसे कह सकता हूं ईबीआईटी ये रहा, इसमें से माइनस कर दो आई ये रहा, तो ईबीटी बचा ये रहा, इसमें से टैक्स माइनस कर दो तो इंटू 1 माइनस टी, फिर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो तो पीडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दो, तो ये आपका आ जाएगा ईपीएस. और फिर आपका जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जो भी एक्सपेक्टेड पी रेशियो दी हुई है उससे, तो आपका एक्सपेक्टेड एमपीएस आ जाएगा. तो डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के जो है आपको क्वेश्चंस जो है आ सकता है एग्जाम में प्रैक्टिकल. एक तो ये वाला फंडामेंटल है. दूसरा गाइस, हम लोगों को इंडिफरेंस पॉइंट नाम की एक चीज है वो पढ़नी होती है. इंडिफरेंस पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं? इंडिफरेंस पॉइंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस. ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है कि इंडिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है. लेट मी टेल यू इंडिफरेंस पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जाता है. इंडिफरेंस पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस ऑफ टू कैपिटल स्ट्रक्चर्स इज द सेम. इंडिफरेंस पॉइंट वो ईबीआईटी है जहां ईपीएस ऑफ टू कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है. से एक कंपनी है जो कि फाइनेंस अरेंज करने की सोच रही है, एक जो है आपका डेट इक्विटी प्लान है, डेट इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान. एक है आपका डेट इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान, एक है ओनली डेट एंड इक्विटी प्लान, एक है डेट इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान, एक है ओनली डेट एंड इक्विटी प्लान. तो डेट इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लान में क्या होगा, इस ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, ईबीटी बचेगा, उसमें से टैक्स माइनस करोगे, उस ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करोगे. इसके जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए होंगे वो हम लोग निकाल लेंगे. फिर दूसरा डेट इक्विटी प्लान में क्या होगा, इसका ईबीआईटी में से इस प्लान का सेकंड प्लान का इंटरेस्ट माइनस करोगे और फिर टैक्स माइनस करोगे 1 माइनस टी, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करोगे. तो वंस अगेन व्हाट इज इन डिफरेंस पॉइंट, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस ऑफ टू कैपिटल स्ट्रक्चर्स इज द सेम. अब मुझे तो ईबीआईटी पता ही नहीं है, तो उस ईबीआईटी को आप हेंस ले लेते हो एक्स. लेट इंडिफरेंस पॉइंट का ईबीआईटी भी एक्स. तो एक्स ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑफ प्लान 1 माइनस फिर टैक्स किया 1 माइनस टी, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ प्लान 1 से डिवाइड किया. दिस ईपीएस शुड बी इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान 2 दैट इज ईबीआईटी. अगेन नहीं पता, एक्स ले लिया, इंटरेस्ट ऑफ प्लान 2 उसमें से माइनस किया, फिर 1 माइनस टी टैक्स माइनस कर दिया, उसमें प्रेफरेंस नहीं है तो फिर सीधा यही ईएटी ही यही है, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दिया. तो ये हमारा ईपीएस एक्सपेक्टेड ईपीएस जो है पहले प्लान का दूसरे प्लान का बराबर आ रहा है. तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज एक्स इंडिफरेंस point या indifference level of EBIT. I1 is interest amount of plan 1 capital structure 1, interest amount of plan 2 is I2, T is income tax rate, N1 is number of equity shares of alternative 1, number of equity shares of alternative 2 is N2, PD preference dividend amount जो है ये आ गया. अब आपने क्या करना है गाइस, आपने निकाल देना इस हिसाब से
अर्निंग्स पर शेयर ये आपने निकाल, मतलब ये आपने बोला। अब इसको इंडिफरेंस पॉइंट का नाम क्यों बोला जाता है? व्हाई डू वी कॉल दिस एज इंडिफरेंस पॉइंट? वेरी सिंपल है गाइस, इंडिफरेंस पॉइंट इसको यूं बोलते हैं क्योंकि हमारा देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, लेकिन एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस। लेट्स से अब आपका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस, आपको ईपीएस मैक्सिमाइज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई ऐसा ईबीआईटी हो जिसपे कि दो कैपिटल स्ट्रक्चर्स का ईपीएस सेम है, तो वी आर इंडिफरेंट विच प्लान टू चूज। सिंपल सी बात, इफ वी हैव द सेम लेवल ऑफ ईपीएस, देखो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस है, प्लान 1 में भी ईपीएस उतना ही आ रहा है, प्लान 2 में भी ईपीएस उतना ही आ रहा है, तो वी आर इंडिफरेंट। तो इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? वंस अगेन, व्हाई आर वी इंडिफरेंट? बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस एंड इफ ईपीएस ऑफ टू कैपिटल स्ट्रक्चर इज द सेम, वी आर इंडिफरेंट एज टू व्हिच प्लान टू चूज। अब इसको जो है ईबीआईटी ईपीएस लाइंस बना के हम लोग जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक यहां जो है, ये ध्यान से सुनिएगा, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। आपने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा होगा, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कहते हैं गाइस, एक चीज है जिसे हम लोग कहते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। हाउ डू वी डिफाइन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? इट इज, ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT at which EPS is nil। वो लेवल ऑफ EBIT जिस पे EPS nil है इस फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। और दूसरा इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इट इज दैट लेवल ऑफ EBIT, दैट लेवल ऑफ EBIT at which EPS of two capital structures is same। भाई ब्रेक इवन पॉइंट हम बचपन से जानते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमें मालिकों के लिए कुछ नहीं कमाया हमने, ओनर्स के लिए, इक्विटी शोल्डर्स के लिए कुछ नहीं कमाया हमने, सिर्फ और सिर्फ इतना ईबीआईटी कमाया कि हमने अपनी फाइनेंशियल फिक्स ऑब्लिगेशन कवर कर ली। दैट इज टू से, इसको अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वी से दिस इज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये आप लोग ये वाली चीज जो है लीवरेजेस में भी पढ़ते हो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। लीवरेजेस में ये वाली चीज भी पढ़ते हैं कि भाई इंटरेस्ट कमाने के लिए ईबीआईटी, इंटरेस्ट पे ऑफ करने के लिए हमने ईबीआईटी इतना कमा रखा है, साथ में प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से जाता है, तो बिफोर टैक्स कितना कमाना पड़ेगा? तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, भाई इतना कमाना पड़ेगा। तो बिफोर टैक्स कितना कमाना पड़ेगा? ईबीआईटी कितना कमाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट भी पे कर सके और प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर सके। दूसरा नंबर इंडिफरेंस पॉइंट को मैंने अभी बता ही दिया। इंडिफरेंस पॉइंट के लेवल ऑफ ईबीआईटी को हम लोग एक्स कह देते हैं। लेट्स से इसमें से इंटरेस्ट ऑफ प्लान 1 इनटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ प्लान 1। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसमें सिर्फ डेट और इक्विटी है। दूसरी तरफ जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्स सेम है माइनस इंटरेस्ट ऑफ प्लान 2। लेट्स से इसमें टैक्स माइनस करके फिर प्रेफरेंस डिविडेंड भी है और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्लान 2 से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ प्लान 2। ऐसे इक्वेट करेंगे तो ये आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इंडिफरेंस पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। फिर गाइस इसी चीज को आप जो है यहां पर प्लॉट कर सकते हो। इंडिफरेंस पॉइंट जो है EBIT EPS लाइंस कहते हैं। वी कॉल दीज लाइंस एज EBIT EPS लाइंस। ठीक है जी। दिस एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज EBIT, वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस इज EPS। तो अगर 0 EPS चाहिए तो ये हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। ये जो EBIT EPS लाइंस ओरिजिनेट होती है, कहां से होती हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से, वो लेवल ऑफ EBIT जहां पर EPS नील है। तो टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक प्लान 1 है, एक प्लान 2 है। प्लान 1 का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट लेट्स टेक एन एग्जांपल है 15 लाख, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल प्लान 2 का है 7.5 लाख। तो ये 7.5 लाख से शुरू हुआ, ये 15 लाख से शुरू हुआ, और जहां इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, दिस लेवल ऑफ EBIT
दिस ईबीआईटी इज कॉल्ड इंडिफरेंस पॉइंट, क्योंकि इन दोनों का ईपीएस सेम है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी हो इंडिफरेंस पॉइंट के रेफरेंस से, तो हम कहते हैं अगर हमारा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, अगर हमारा देखो हमारा ऑब्जेक्टिव ईपीएस मैक्सिमाइज करना है, अगर हमारा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी लेस देन, अगर हमारा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी लेस देन द इंडिफरेंस पॉइंट है, तो वो प्लान बेटर है जिसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है ज्यादा है और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन कम है। वंस अगेन लेट मी टेल यू गाइस, ध्यान दीजिएगा। हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस पॉइंट की हेल्प से अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी है तो कैसे की जाएगी। If our expected EBIT is less than indifference point, तो आपने क्या करना है, प्लान टू बी चूजन, आपने क्या करना है, आपने कौन सा प्लान चूज करना है, प्लान हैविंग लोअर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। आप देख सकते हो, आप इक्विटी शेयर ज्यादा रेस कर लो, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम करो, आपके ऊपर फाइनेंशियल फिक्स बर्डन कम होगा तो आपका ईपीएस ज्यादा होगा। पर अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, मोर देन इंडिफरेंस पॉइंट है, तो उस केस में प्लान हैविंग लेसर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, लेसर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये दूसरा प्लान होगा जिसमें फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ये प्लान बेटर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिफरेंस पॉइंट पे आपके लिए कोई भी प्लान चलेगा, इज इक्वल टू इंडिफरेंस पॉइंट है तो एनी वन ऑफ द टू प्लान्स आप चूज कर सकते हो, बिकॉज वी आर इंडिफरेंट, कौन सा चूज करना है कोई भी कर लो। अच्छा, फिर ये ईबीआईटी ईपीएस लाइन जो है आप ड्रॉ करते हो इस तरीके से, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से लेकर जो लोअर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है जिसका से लेकर इंडिफरेंस पॉइंट तक ये वाला बेटर है, जिसका लोअर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, इंडिफरेंस पॉइंट पे एनीवन, और इससे ऊपर में वो जिसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम है, उसका ही आपका ईपीएस जो है सुपरसीड करेगा दूसरे प्लान से। अच्छा, कई बार क्या हो सकता है, ये दोनों लाइन जो पैरेलल आ सकती है, इट माइट बी पॉसिबल। तो ऐसा हो सकता है कि एक का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कम है, दूसरे का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है, लेकिन ये प्लान वन हमेशा दूसरे वाले से ईपीएस, ईबीआईटी ईपीएस लाइंस, ये हमेशा ईपीएस इसका सुपरसीड करेगा प्लान वन का। क्यों? क्योंकि ये होता कब है, जब इसके दोनों के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है, हमारे दोनों के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सेम हो। लेट्स से पहले वाले प्लान वन के भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 है, दूसरे वाले के भी 10,000 है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम है, इसकी लेस फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, फाइनेंशियल बीईपी कम है इसका, ठीक है जी, इसका फाइनेंशियल बीईपी ज्यादा है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बराबर हैं। तो उस केस में जिस प्लान के फाइनेंशियल बीईपी कम है, जिसका फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का बर्डन कम है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दोनों के बराबर है, तो उस केस में कभी आपस में इक्वेट नहीं करेंगे, हमेशा एक प्लान दूसरे प्लान से ऑलवेज एंड फॉरएवर बेटर होगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है मल्टीपल इंडिफरेंस पॉइंट आ जाएं, इट माइट बी पॉसिबल मेनी इंडिफरेंस पॉइंट, हर पॉइंट इंडिफरेंस पॉइंट है, हर पॉइंट इंडिफरेंस पॉइंट है, मोर देन वन। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक काम करो, सुनो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी सेम है और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है, भाई डेट इक्विटी का चाहे प्रोपोर्शन डेट इक्विटी प्रेफरेंस एक में है, दूसरे में डेट इक्विटी प्रेफरेंस है, अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सेम है, और दोनों के अल्टीमेटली फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का बर्डन जो है, दैट इज जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी सेम है, और जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो भी सेम है। तो ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन ईबीआईटी ईपीएस लाइन पे सारे पॉइंट्स आर इंडिफरेंस पॉइंट, बिकॉज दोनों के फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सेम है, दोनों के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सेम है, डजंट मैटर। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने अभी आपको बोला, अगर आपका इंडिफरेंस पॉइंट से कम हो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, तो आपका जिसका लोअर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, मैंने आपको कहा जिसमें कम बर्डन है वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपका इक्वल टू इंडिफरेंस पॉइंट है, एनीवन ले लो यार, दोनों चलेंगे, लेकिन अगर आपका मोर देन इंडिफरेंस पॉइंट है जिसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम है, वो चूज करना। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल। इसको इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिपेंडेंट अपॉन 1 माइनस टी करके निकालते हैं कि भाई हम इतना ईबीआईटी कमाए कि हम लोग जो है अपनी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स ऑब्लिगेशन, दैट इज इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेट एज वेल एज जो प्रेफरेंस इवेंट्स है, और उससे पहले जितना टैक्स देना पड़ेगा मिनिमम, वो हम लोग पे ऑफ कर सके। दिस इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर।
देखो गाइस 1950 से ये कहानी चली आ रही है, 1950 से कहानी चली आ रही है कि भाई कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो जितने मुंह उतनी बातें। डेविड ड्यूरैंड ने दो थ्योरी दी थी, एक नेट इनकम अप्रोच के नाम से जानी जाती है, एक नॉट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के नाम से जानी जाती है। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है? नेट इनकम अप्रोच कहती है हायर द डेट इक्विटी द बेटर इट इज। कहने का मतलब जितना ज्यादा डेट इक्विटी होगा उतना ज्यादा आपकी वैल्यू ऑफ फर्म होगी, उतनी आपकी लो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, के होगी। क्योंकि हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जहां वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम है और केओ मिनिमम है। एनवाई अप्रोच में इन्होंने क्या बोला, डेविड ड्यूरैंड ने, हमारे ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं। और फिर इन्होंने बोला, इन्होंने ये चीज बोली दैट यहां पर सभी पे वैल्यू ऑफ फर्म सेम एट ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट केओ इज सेम एट ऑल द कैपिटल स्ट्रक्चर। सब सही है, सारे अच्छे। मोदीगिलानी मिलर थियरी 1 में भी एमएम ने, मोदीगिलानी, ठीक है जी, फ्रैंको मोदीगिलानी और मर्टन मिलर, उन्होंने भी यही बोला, सेम चीज बोली कि भाई वैल्यू ऑफ फर्म सभी में सेम आएगी, केओ सेम रहेगा, ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर ऑप्टिमल, और इसीलिए इसका ग्राफ और MM1 का ग्राफ भी सेम होता है। बट MM ने अपनी और कहानी भी बताई थी, आर्बिट्रेज प्रोसेस कुछ बताया था। और फिर MM2 को हम लोग कहते हैं दिस मोदीगिलानी मिलर थियरी 2। ये 1958 में जैसे थ्योरी आई थी विदाउट टैक्स वाली थ्योरी कहते हैं MM1 को, और MM2 को हम लोग कहते हैं 1963 विद टैक्स थ्योरी। तो इसमें इन्होंने कहा था नहीं भाई, ज्यादा डेट लेने से हमें लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, केओ कम होता जाएगा एंड वैल्यू ऑफ फर्म जो है बढ़ती जाएगी। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर निकाल के देखना पड़ेगा। फिर उसका ट्रेडिशनल थियरी जो है एजरा सॉलोमन ने दी थी कि भाई देखो ऐसा है, डेट बढ़ाते जाओगे तो डेट से आपका केडी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, फिर केई भी बढ़ता जाएगा। तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल डिटरमाइन करना पड़ेगा, ऑप्टिमल डिटरमाइन करना पड़ेगा, डिटरमाइन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाते हो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाता है, डेट होल्डर्स की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, इक्विटी होल्डर्स की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। तो डिटरमाइन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है जहां केओ लीस्ट है और वहीं हमारा वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो हाईएस्ट है। नेक्स्ट, फिर बारी आती है ट्रेड ऑफ थियरी। ये एक्सटेंशन ऑफ MM2 है। इसमें इन्होंने कुछ मोदीगिलानी मिलर थियरी जैसे बोला था कि भाई आप डेट लेते जाओ तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती जाएगी, लेकिन इन्होंने बोला यार एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर कि आपको जो है नुकसान होगा, एजेंसी कॉस्ट एज वेल एज जो है लिक्विडेशन का भी एक रिस्क हो सकता है आपको बहुत ज्यादा डेट जो है अरेंज करने से। तो वी विल बी डिस्कसिंग ट्रेड ऑफ थ्योरी आफ्टर वी हैव डन MM2 थ्योरी। तो बेसिकली मोदीगिलानी मिलर थियरी 2 में ये कहा गया था, क्या कहा गया था कि भाई आपको लीवरेज लेने से जो है टैक्स शील्ड या टैक्स सेविंग्स ऑन डेट होती है, टैक्स शील्ड ऑन डेट होती है। तो यहां क्या है, ट्रेड ऑफ थियरी में इन्होंने बोला यस टैक्स शील्ड या टैक्स सेविंग्स होंगी ऑन डेट, ये फायदा होगा, लेकिन साथ में आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की उन्होंने बातें की थी कि भाई आपको जो है एजेंसी कॉस्ट हो सकती है एज वेल एज कुछ लिक्विडेशन का भी रिस्क हो सकता है, इंसॉल्वेंसी कॉस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग थोड़ी देर बाद इसको। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ कॉमन इक्वेशंस हैं थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। ये थियरीज जो हैं जो आप पढ़ रहे हो विदाउट टैक्स वाली थ्योरी, सभी में वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है। वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालते हो? हर एक थ्योरी में I अपॉन KD। वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर निकालते हो तो EBIT माइनस I अपॉन KE। देन वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हो तो EBIT अपॉन KO। सभी में ये सारी की सारी थ्योरीज में यही कॉन्सेप्ट है, मतलब यही इक्वेशंस लगती हैं, यही इक्वेशंस लगती है। बस सभी थ्योरीज के अपने अजम्पशंस है जो कि आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज डिस्कस करते हैं नेट इनकम अप्रोच। गाइस ये जो थियरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, ये बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस है। वो अजम्पशंस आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं कि भाई कोई टैक्स नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ठीक है, कोई जो है फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, और इसके अलावा जो है KD इज लेस देन KE। बड़े बेसिक से अजम्पशंस हैं। EBIT remains constant, assets remains constant, business risk remain constant and so on and so forth। तो नेट इनकम अप्रोच में बेसिकली
एक एडिशनल assumption था. What was the additional assumption? That the KD and KE remain constant at all levels of leverage. All levels of leverage. KD as well as KE जो है वो all levels of leverage पे जो है कांस्टेंट रहेंगे एज द केस में भी. तो इसमें इन्होंने नेट इनकम अप्रोच में डेविड ड्यूरैंड ने क्या बोला, उन्होंने कहा भाई कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म में इफ जो है रिलेशनशिप है, आप अगर डेट लेके आओगे तो उससे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी क्योंकि डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है. केडी इज लेस देन केई है तो उससे इक्विटी शेयर्स होल्डर्स की जो है वैल्यू बढ़ेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है फॉल होगी. तो बेसिकली क्या है, देयर इज अ रिलेशनशिप कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म में. जितना ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो या फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो को फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो भी कहा जाता है. आप देख सकते हैं यहां पर डेट इक्विटी रेशियो या फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो एक्स एक्सिस पे आता है. तो जितना ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा फर्म के लिए, कंपनी के लिए. पुराने जमाने में फर्म कहते थे. तो जहां पर भी जितने हद तक देखो भाई डेट एक हद तक मिलता होगा, 2:1 तक मिलता होगा, एक लेवल तक मिलता होगा. जितना मैक्सिमम पॉसिबल लीवरेज या डेट इक्विटी ले सकते हो उतना ले लो. वहां पर जो भी हाईएस्ट डेट इक्विटी है वहां पर आपका केओ जो है लीस्ट होगा, वैल्यू ऑफ फर्म जो हाईएस्ट होगा. आप देखो जैसे जैसे हम लोग डेट बढ़ाते जा रहे हैं, अगर जीरो डेट है तो आपका केई और केओ बराबर है. जैसे जैसे आप डेट देखो, ये केई कांस्टेंट है एक लेवल. लेट्स टेक एन एग्जांपल, केई जो है वो 16% पे कांस्टेंट है. केडी लेट्स टेक एन एग्जांपल आपने लिया ही नहीं है तो नहीं है. जैसे ही आप डेट लेके आते हो तो थोड़ा सा गैप आप देख सकते हो इसमें, तो आपको जो है के डी जो है होना शुरू हो जाएगा. जैसे जैसे आप फाइनेंस अरेंज करते जाओगे तो आपका के डी जो है वो आपका 8% पे कांस्टेंट होगा. तो अब क्या होना है गाइस, के ई जो है वो 16% पे कांस्टेंट है, के डी जो है वो 8% पे कांस्टेंट है. तो जैसे जैसे आप डेट इक्विटी रेशियो बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे डेट बढ़ाते जाते हो, आपका के ओ जो है वो फॉल होता जाता है. के ओ टेंड्स टू फॉल विद द राइज इन लीवरेज या डेट इक्विटी रेशियो. क्योंकि देखो ना, मेरी बात सुनो, ये 16% पे कांस्टेंट है, ये 8% पे कांस्टेंट है. जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाओगे आपका डेट को वेट ज्यादा मिलता जाएगा, आपका केओ जो है फॉल होता जाएगा. तो जैसे जैसे आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका केओ जो है फॉल होता जाएगा. तो अकॉर्डिंगली योर 16% से डाउन 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 एक लेवल होगा जितने तक आपको डेट इक्विटी मिल सकता है. भाई एक हद होगी, उसके बाद जो है आपको दिस इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. जहां पर केओ लीस्ट है वहीं पे वैल्यू ऑफ फर्म जो है मैक्सिमम होगा. क्यों? क्योंकि देखो हमारा थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या था, मैंने आपको कहा वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ. सुनो मेरी बात, तो जो एनआई अप्रोच है उसमें आप क्या करते हो, उसमें इस तरीके से निकालते हो, ये कहलाती है नेट इनकम. नेट इनकम, इस नेट इनकम की हेल्प से आपने वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है. तो आप एनआई अप्रोच में क्या करोगे, नेट इनकम ईबीआईटी माइनस आई अपॉन केई, इससे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लोगे. फिर आई अपॉन के डी जैसा भी है, इससे वैल्यू ऑफ डेट निकाल लोगे. और फिर वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के फाइनली आप वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ होता है. तो आप ऐसे भी कह सकते हो केओ इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म. इस तरीके से आप इसे कह सकते हो. तो ये आप देख सकते हो, हमने केडी को कांस्टेंट मान लिया था. आप देखो ना, ये केडी कांस्टेंट चल रहा है. केई को कांस्टेंट मान लिया था, हमने कहा था केयू और केईएल सेम है. केयू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनलीवर्ड फर्म का. केईएल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लीवर्ड फर्म का. तो ये कांस्टेंट है. आप देखो जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जा रहे हो कोई बात नहीं, आपका केडी भी कांस्टेंट है, केई भी कांस्टेंट है. वो 8% पे कांस्टेंट है, ये 16% पे कांस्टेंट है. एक असम्पशन जो है, जनरल असम्पशन था दैट केडी इज लेस देन केई. ये 8% जो है वो हमेशा 16% से कम होगा. एनी हाउ, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या कहते हैं, ईबीआईटी कांस्टेंट है. ईबीआईटी हमारे जनरल असम्पशन में कांस्टेंट था. तो जैसे जैसे देखो आपने क्या किया, नेट इनकम से निकालना है. आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी किससे निकाली, नेट इनकम से. दिस इज कॉल्ड नेट इनकम, नेट प्रॉफिट. टैक्स कोई होता नहीं है इन थियरीज के हिसाब से. जो एनआई अप्रोच विदाउट टैक्स, अभी शुरुआत में जो है 1950s में विदाउट टैक्स ली थी, फिर बाद में चल के जो है टैक्सेशन को लिया गया था, वो बाद में देखेंगे. पहले जनरल एनआई अप्रोच तो पढ़ लें, फिर उसका टैक्सेशन का इंपैक्ट क्या पड़ता है वो बाद में देखेंगे. ईबीआईटी में से आई माइनस करेंगे, नेट इनकम आ जाएगी, उसको डिवाइड करेंगे केई से, तो ये आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा. इसमें वैल्यू ऑफ डेट दैट इज आई अपॉन केडी. वैसे जनरली वैल्यू ऑफ डेट सीधी सीधी दी होती है, तो इसको आप ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ चुका होगा. इस वैल्यू ऑफ फर्म को अब आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे ईबीआईटी अपॉन क्यू करके, ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म करके क्यू निकाल लोगे. आप देखोगे जैसे जैसे आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जा रहे हो, आपका क्यू जो है वो फॉल होता जा रहा है. फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. ये भी किसने दी थी, डेविड ड्यूरैंड ने दी थी. यहां इन्होंने कहा था भैया सारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑप्टिमल है. आप यहां पर
वैल्यू फर्म किससे निकालोगे? ईबीआईटी से या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप देखोगे ईबीआईटी से वैल्यू फर्म। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, एनओआई अप्रोच में, एनओआई से हम लोग जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम से वैल्यू फर्म निकाल रहे हैं। वैल्यू फर्म इज डिटरमाइंड विद दिस, और यहां हम लोग किससे निकाल रहे हैं? नेट इनकम से निकाल रहे हैं एज द केस में। तो यहां क्या है? ये कहते हैं नो रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू फर्म। भैया सारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑप्टिमल हैं, सभी में आपका केओ जो है वो कांस्टेंट है। तो वैल्यू फर्म हर एक केस में, ईबीआईटी ऑलरेडी कांस्टेंट था जनरल अजम्पशंस के हिसाब से। इस थियरी का अपना अजम्पशन क्या है? दैट द केडी एंड केओ रिमेन कांस्टेंट। पिछले वाले में था, एनआई अप्रोच में था, केडी एंड केई रिमेन कांस्टेंट, तो केओ फॉल होता रहता है। यहां केडी एंड केओ रिमेन कांस्टेंट ऑल लेवल्स ऑफ लीवरेज। इसका मतलब यहां केई जो है वो बढ़ता रहता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी लीवर्ड फर्म का जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनलीवर्ड फर्म से बढ़ता रहता है। अच्छा, अगर डेट नहीं है, लीवरेज जीरो है, डेट इक्विटी रेशियो 0:1 या फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो 0:1, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे गाइस? हम लोग ये कहेंगे दैट हमारा के ई यू और के ओ बराबर होगा। हमारा जब जीरो डेट है तो के ई और के ओ बराबर है ना, डेट ही नहीं है यार। तो जितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उतना ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कहते हैं? सारे के सारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑप्टिमल है, क्योंकि देखो ईबीआईटी कांस्टेंट था, ठीक है, के ई और के ओ कांस्टेंट है, केडी और के ओ कांस्टेंट है, के नहीं। तो ये अगर ये कांस्टेंट है केओ, अगर ईबीआईटी कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो कांस्टेंट है एट ऑल लेवल्स ऑफ लीवरेज। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाल सकते हो? वैल्यू ऑफ फर्म प्लस वैल्यू ऑफ डेट करके निकाल सकते हो। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म प्लस वैल्यू ऑफ डेट। और के ई कैसे निकाल सकते हो गाइस? अब आप लास्ट में के ई ऐसे निकाल सकते हो, के ई यहां पे वेरिएबल था, ये चेंज हो रहा था। जैसे पिछले वाले में के ओ वेरिएबल था, ये चेंज हो रहा था, तो एंड में हमने के ओ निकाला था, यहां हमने आखिर में के ओ निकाला था ईबीआईटी अपॉन वैल्यू फर्म करके। यहां हम लोग ईबीआईटी माइनस आई, इक्वेशन वही है, ईबीआईटी माइनस आई अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैसे हम ईबीआईटी माइनस आई अपॉन के ई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी कहते हैं, लेकिन यहां पर क्या है? के ई आपका चेंज होता रहता है, तो लास्ट में आप के ई निकालते हो ईबीआईटी माइनस आई अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी करके। नेक्स्ट फिर आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये क्या कहती है? सुनो वंस अगेन। नेट इनकम अप्रोच कहती है दैट केडी एंड केई रिमेन कांस्टेंट ऑल लेवल्स ऑफ लीवरेज। एनओआई अप्रोच कहती है केडी एंड केओ रिमेन कांस्टेंट ऑल लेवल्स ऑफ लीवरेज। ट्रेडिशनल अप्रोच, एजरा सोलोमन ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं ड्यूरैंड साहब, डेविड ड्यूरैंड, हम नहीं खेल रहे आपके साथ, आप कैसी बातें कर रहे हो? केडी और केई कांस्टेंट रहेगा, केडी और केओ कांस्टेंट रहेगा? नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। हम कहते हैं केडी और केई दोनों धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे। केई जैसे आप डेट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा, जैसे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इक्विटी शेयरहोल्डर का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने की वजह से उसके एक्सपेक्टेशन या कॉस्ट ऑफ इक्विटी या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप डेट से फाइनेंस लिए जाओगे तो केडी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में चलो डेट थोड़ा टाइम तक कांस्टेंट भी रहेगा, लेकिन आगे चल के केडी भी जो है धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जब केडी भी बढ़ रहा है, केई भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है? शुरुआत में तो केडी लेस देन केई है, तो केओ जो है फॉल होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका लीवरेज आप बढ़ाते जाओगे, डेट इक्विटी रेशियो बढ़ाते जाओगे, उस केस में आपका केओ जो है शुरुआत में तो फॉल होगा लेकिन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन लीवरेज, लेकिन हद तक। केओ आपका फॉल होगा, केओ आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल होगा एक हद तक। वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है जहां केओ लीस्ट है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर, वो डेट इक्विटी रेशियो, वो कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पर केओ लीस्ट है, वो हमारा ऑप्टिमम या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो वैल्यू ऑफ फर्म जो है इंक्रीज होगी जैसे जैसे आपका लीवरेज या डेट इक्विटी रेशियो आपका बढ़ना शुरू होगा। तो अल्टीमेटली क्या है? एक लेवल के बियॉन्ड आपका जो है वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, आपको जैसे जैसे आप लीवरेज या डेट इक्विटी रेशियो बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो आपका केओ जो है वो फॉल होता जाएगा। जैसे जैसे आप डेट इक्विटी रेशियो या लीवरेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो है आपका केओ जो है वो फॉल होता जाएगा अल्टीमेटली, लेकिन एक हद तक होगा, क्योंकि यार आपके केडी भी बढ़ते जा रहे हैं, फिर केई भी बढ़ता जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? केओ एक लेवल के बाद बढ़ना शुरू होगा। तो जहां से बढ़ना शुरू हो रहा है वो मेरे लिए ऑप्टिमल नहीं है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है जहां केओ लीस्ट है। जहां केओ लीस्ट है वहीं वैल्यू ऑफ फर्म हाईएस्ट होगी। तो यहां पे हर केस में आपको हर एक सिचुएशन में केडी डिफरेंट होगा, केई हर एक पे डिफरेंट होगा। तो उस केस में ईबीआईटी चलो कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी हर एक केस में, ईबीआईटी तो कांस्टेंट है, इंटरेस्ट माइनस करके आपने केई से डिवाइड करके हर एक लेवल पे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। फिर वैल्यू ऑफ डेट हमें अलग अलग दिया होगा जैसा भी है, तो वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी करके आप वैल्यू फॉर्म निकालोगे, और फिर फाइनली आपका केओ जहां पर भी लीस्ट आता है वहीं पे आपकी वैल्यू फॉर्म मैक्सिमम है, वो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो एजरा सोलोमन ने क्या कहा? दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमल वेयर द केओ इज द लीस्ट एंड वैल्यू फॉर्म इज द हाईएस्ट। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कम्स MM1 थियरी।
सो गाइस, मोतीलाल मिलर ने 1958 की थ्योरी में क्या बोला, इसे नो टैक्सेशन थ्योरी बोला जाता है। और काफी अजम्पशंस तो जो है वो राम राज्य वाले थे कि कोई टैक्स नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है, इन्वेस्टर्स जो रैशनल हैं, वांट टू मैक्सिमाइज देयर पर्सनल गेन, एंड जो है दे आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिस्क रिटर्न ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज इनफाइनाइटली डिविजिबल हैं। तो बेसिकली मोतीलाल मिलर ने जो थ्योरी दी, KD लेस देन KE, KD एंड KO रिमेन कांस्टेंट, उन्होंने अल्टीमेटली मोर और लेस जैसा NOI अप्रोच में था उसी तरीके की उन्होंने बात बोली कि भाई जैसे अगर आप बोलते हैं तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखेंगे जो मोतीलाल मिलर की थ्योरी का जो प्रोपोजिशन 2 है उसका ग्राफ और NOI का जो ग्राफ है वो मोर और लेस सेम ही है कि भाई KD कांस्टेंट है, KO कांस्टेंट है, KE बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे लीवरेज बढ़ रही है। खैर वन बाय वन अब आपको ये समझना है, इनके 3 प्रपोजिशन थे, मोतीलाल मिलर ने अपने 3 प्रपोजिशन दिए। पहला उन्होंने प्रपोजिशन दिया, अगर मैं मोतीलाल मिलर थ्योरी का प्रोपोजिशन 1 MM1, इसको नो टैक्सेशन थ्योरी दिया जाता है, नो टैक्सेशन थ्योरी बोला जाता है। तो इसमें क्या है, इसका प्रोपोजिशन 1 में क्या बोला गया, दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ लीवरेज, या आप इसे कह सकते हैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। और वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगा कैसे, बाय कैपिटलाइजिंग द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT विद द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। इनके हिसाब से वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ लीवरेज, तो एनी लीवरेज, एनी डेट इक्विटी एंड एवरी डेट इक्विटी इज ऑप्टिमल, सारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑप्टिमल है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म विल नॉट अंडरगो एनी चेंज, वेयर चाहे आपकी लीवरेज कम है चाहे ज्यादा है, आपकी डेट इक्विटी रेशियो, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो कम हो ज्यादा हो, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो वैल्यू फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ लीवरेज, और कैसे डिटरमाइन करते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं EBIT अपॉन KO, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं KO से, तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म बराबर है। देखो ये वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है जब कोई डेट नहीं है, और ये वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाओ, लीवरेज बढ़ रही है लेकिन वैल्यू फर्म सेम है। आप देखो ये डेट बढ़ाते जा रहे हैं तो डेट का अमाउंट जो है बढ़ता जा रहा है, इक्विटी का अमाउंट जो है घटता जा रहा है, लेकिन वैल्यू फर्म जो है जहां की तहां है। कहने का मतलब value of firm is independent of leverage, all capital structures are optimal capital structures, value firm is determined by capitalizing the net operating profit या EBIT with the overall capitalization rate। फिर उसके बाद सेकंड प्रपोजिशन में इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने सेकंड प्रपोजिशन में बोली दैट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ लीवर्ड फर्म is more than the equity capitalization rate of unlevered firm। कितनी ज्यादा है, it is the sum of equity capitalization rate of unlevered firm and the risk premium which is the excess of जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ अनलीवर्ड फर्म एंड कॉस्ट ऑफ डेट, दैट इज, देखो आपको डेट जो है सस्ता मिलता है, लेट्स से इंटरेस्ट रेट 8% है और KU लेट्स से 16% था, तो उस केस में क्या है, अब जब आप अगर डेट लेके आओगे, लेट्स से 15% था तो 15% KEU है, अगर आप डेट लेके आओगे, अगर आप डेट लेके आओगे तो उससे क्या है, KEU कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनलीवर्ड जो है दैट इज उसे 15% अगर है तो KD से वो कितना ज्यादा है, आप ऐसे कह सकते हैं दैट KEU जो है that is say for example 15% is more than KD by 7%, तो उस डेट के आने से हमें 7% की कॉस्ट बची, लेकिन उतनी ही जो डेट की वजह से जितना बेनिफिट हो रहा है उतना ही इक्विटी शोल्डर्स अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं। तो कहने का मतलब that the equity capitalization rate of levered firm is the sum of equity capitalization rate of unlevered firm and the risk premium which is the excess of या surplus जो benefit on account of employing lower costly debt funds से जो फायदा हो रहा है वही इक्विटी शोल्डर की एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ा देता है। तो अकॉर्डिंगली द KE राइजेस विद द राइज इन लीवरेज, देखो आपका KE जो है बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे लीवरेज या डेट इक्विटी रेशियो बढ़ रही है वैसे वैसे KE बढ़ती जा रही है, और कितनी बढ़ेगी, ये KE ऑफ अ लीवर्ड फर्म इज द सम ऑफ KE ऑफ अनलीवर्ड फर्म एंड रिस्क प्रीमियम ऑन अकाउंट ऑफ द इंक्रीज इन लीवरेज, जो कि कंप्लीटली सेट ऑफ कर देता है जो बेनिफिट है लो कॉस्टली डेट फंड से। टेक एन एग्जांपल, लो कॉस्टली डेट फंड हमें कितने का पड़ रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 8% का, और KU लेट्स टेक एन एग्जांपल 15% है, तो डेट के आने से हमें 7% का फायदा हुआ, ठीक है। तो हमें जो है ये KU जो था अभी पहले अगर सिर्फ इक्विटी अनलीवर्ड से फाइनेंस था, अब अगर डेट से आया तो 8% की कॉस्ट जो है आपको कम पड़ रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, टोटल अब आप जो है 20 लाख रुपए का डेट ले आए हो और इक्विटी जो है अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल इज 80 लाख, तो आपको 20 लाख रुपए पे आपका भाई आपने इंस्टेड ऑफ इक्विटी अनलीवर्ड से आपने 15% की जगह पे आपने 8% लिया, तो 7% का फायदा हुआ, इस 20 लाख रुपए पे उतनी ही एक्सपेक्टेशन इक्विटी शोल्डर्स की बढ़ गई। यही चीज को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी आप पढ़ते हो लीवरेज के चैप्टर में, वहां पर जो है ROI से निकालते हैं, ROE निकालते हैं, ROI ठीक है जी प्लस ROI माइनस जो भी है KD इंटू डेट ऑन इक्विटी, अगर टैक्स होता है तो ROI इंटू 1 - T, ठीक है जी।
प्लस ROI माइनस KD इंटरेस्ट रेट प्री टैक्स KD इंटू 1 माइनस T इंटू डेट अपॉन इक्विटी। ये वही चीज जो है वहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का या इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो हम लोग पढ़ते हैं लीवरेजेस में। फिर प्रोपोजिशन 3, ये ग्राफ जो है ये प्रोपोजिशन 3 के लिए भी होल्ड करता है। ये प्रोपोजिशन 2 का है कि केई ऑफ लीवर्ड फॉर्म जो है बढ़ती जा रही है जैसे जैसे लीवरेज बढ़ रही है। और इस तरीके से प्रोपोजिशन 3 क्या कहता है भाई, KO रिमेन कांस्टेंट ऑल लेवल्स ऑफ लीवरेज, KO ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू KO ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। हम लोग क्या कहते हैं गाइस, थर्ड प्रोपोजिशन इज KO ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू KO ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म विच इज द आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके लिए KO ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू KO ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप कह सकते हैं द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कट ऑफ रेट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस या ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट KO इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ लीवरेज। आपका लीवरेज जितना मर्जी हो, लीवरेज चाहे आपका कम है, ज्यादा है या नहीं है, जीरो लीवरेज है, तो भी आपका जो है आपका KO जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर जीरो डेट है तो उस केस में KE और KO जो है वो दोनों बराबर होते हैं इस केस में भी। खैर, अब बढ़ते आगे। फिर मोदी गिलानी मिलर ने जो है अपनी थ्योरी के साथ में उन्होंने आर्बिट्रेज का कुछ फंडामेंटल बताया। आर्बिट्रेज को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज टर्म्ड एज रिस्कलेस गेन या गेन विदाउट चेंजिंग द रिस्क पोजीशन। तो आर्बिट्रेज या आर्बिट्राज प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, रिस्कलेस गेन। इसमें हम लोग क्या करते हैं गाइस, आर्बिट्राज प्रोसेस एज एडवोकेटेड बाय MM में ऐसा बोला जाता है कि बेसिकली अगर लीवर्ड फॉर्म से अनलीवर्ड फॉर्म पे आया जाए। टेक एन एग्जांपल, हमारे हिसाब से मोतीलाल मिलर ने बोला भाई वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ लीवरेज। आपकी वैल्यू ऑफ फॉर्म जो है हर केस में सेम होनी चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म व्हिच इज वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये 50 लाख रुपए और वैल्यू ऑफ इक्विटी भी 50 लाख रुपए। लेकिन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म जो है इज लेट्स टेक एन एग्जांपल 80 लाख रुपीस। तो अब देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर जो है इन्वेस्टर अपना सेल करेगा अपने शेयर्स और यहां पर बाय करेगा। जहां सस्ता है वहां खरीदो, जहां महंगा है वहां बेचो। तो हम क्या कर रहे हैं, लीवर्ड से अनलीवर्ड पे जा रहे हैं। कहने का मतलब अब यहां क्या करेंगे, यहां पर जो है अपने इक्विटी बेचेंगे। टेक एन एग्जांपल, एक बंदा यहां पर ओन करता था 10% शेयर्स, मींस 5 लाख शेयर्स, 5 लाख रुपए के शेयर्स वो बेच देगा, इसकी सेल प्रोसीड्स ये रिसीव कर लेगा। फिर साथ में क्या करेंगे, साथ में जो है 5 लाख रुपए का, अब भाई ये अल्टीमेटली इस कंपनी में डेट ओन करता था, अब दूसरी कंपनी में तो डेट है ही नहीं, वो अनलीवर्ड है, तो पर्सनल डेट ले लेगा 5 लाख रुपए का, सेम अपना डेट इक्विटी जो उसका लीवरेज यहां पर था, जो डेट इक्विटी यहां पर था, जो उसका लीवरेज था, जैसे 1:1 था, तो यहां पे अगर 5 लाख रुपए की इक्विटी के अगेंस्ट 5 लाख का डेट था, मतलब 50 लाख के इक्विटी के अगेंस्ट 50 लाख का डेट, तो उसके 5 लाख के अगेंस्ट 5 लाख का डेट, उसके 5 लाख इक्विटी के अगेंस्ट वो 5 लाख का डेट का रिस्क बेयर कर रहा था। अब अगर वो अनलीवर्ड में जाता है तो वहां जो है ही will not have the same level of risk। आर्बिट्रेज को कैसे डिफाइन किया जाता है, आर्बिट्रेज या आर्बिट्राज को डिफाइन किया जाता है रिस्कलेस गेन या गेन विदाउट चेंजिंग द रिस्क पोजीशन। तो इन दिस केस हाउ वी डील विद दिस, हम कहते हैं बंदा क्या करेगा, अपने शेयर्स बेचेगा। आज इन्वेस्टर जो लीवर्ड फर्म का है जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जैसे यहाँ पर 100 लाख की वैल्यू थी, दिस वाज मोर देन सिमिलर रिस्क क्लास अनलीवर्ड फर्म जिसकी की 80 लाख रुपीस वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म 100 लाख थी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म 80 लाख थी, तो इन्होंने यहां पर अपने शेयर्स बेचने हैं और फिर उसके बाद जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे अपने शेयर्स बेच के जैसे 5 लाख रुपए के बेचे, और उससे जो है लीवरेज का जो इंपैक्ट है कि भाई मैं यहां पे अगर डेट लेता था वहां पे डेट नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो अपना पर्सनल लीवरेज ले लेगा। वन ऑफ द असम्पशन वाज दैट द पर्सनल लीवरेज इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट लीवरेज, मींस आप पर्सनल डेट ले सकते हो और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये असम्पशन था कि सेम रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको बोरिंग हो जाएगी जिस रेट पे कंपनी कॉर्पोरेट बोरो कर सकती है। तो पर्सनल लीवरेज ले लेगा कॉर्पोरेट लीवरेज के बराबर, मींस 1:1 में। तो अगर 5 लाख के डेट, देखो 50 लाख के डेट इक्विटी के अगेंस्ट 50 लाख का डेट था, तो इसके 5 लाख के अगेंस्ट 5 लाख, तो ये 5 लाख रुपीस के अपने इक्विटी बेचेगा, 5 लाख रुपीस के डेट लेगा और उसको जो है रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेट पे लेगा जिसपे कि कंपनी ने बोरो कर रखा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स से कंपनी बोरो कर रही है 8% रेट पे, तो इन्वेस्टर को भी जो है 8% रेट पे बोरोइंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है वो पर्सनल लीवरेज को मेंटेन करते हुए वो क्या करेगा, वो टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए, पूरा का पूरा 10 लाख रुपए जो है यहां पर सारी की सारी सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स और साथ में जो उसकी पर्सनल बोरोइंग है 5 लाख रुपए की, ये सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स और 5 लाख रुपए की बोरोइंग, ये दोनों मिला के जो है इसने अनलीवर्ड फर्म के शेयर्स जो है खरीद लेने 10 लाख रुपए के। तो अब इस हिसाब से क्या हो गया, अब अगर ये बंदा यहां पर इफ ही वाज ओनिंग, हाउ मच ही वाज ओनिंग 10% ऑफ द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, वो इस कंपनी के 10% शेयर्स ओन करता था। आप इमेजिन करो वो इस कंपनी के 10% शेयर्स ओन करता था, तो अब क्या करेगा ये बंदा जो है उस कंपनी, दूसरी कंपनी के 80 लाख में, अब देखो ना इसने 10 लाख रुपए लिया, 5 लाख अपने शेयर्स बेचे, 5 लाख रुपए का इसने जो है डेट लिया, तो 10 लाख रुपए अगेंस्ट 80 लाख, ये कितना परसेंट हो गया गाइस, दिस इज समथिंग लाइक 12.5%।
तो 12.50% इतना जो है ये इसने इतना परसेंट स्टेक खरीद लेना है। यहां से 10% बेच के वहां पे 12.5 खरीदेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ही विल गेट मोर स्टेक इन द अदर कंपनी, और उस हिसाब से साल के एंड पे इसे वहां यहां से डिविडेंड मिलेगा, अनलीवर्ड फॉर्म से डिविडेंड मिलेगा। ठीक है जी, उस डिविडेंड में से ये अपना अपना जो भी अर्निंग्स मिलेगी या डिविडेंड जो मिलेगा, इसको उसमें से अपना पे कर देगा पर्सनल डेट पे, जो बोरिंग थी, जो पर्सनली बोरिंग थी, उस पे इंटरेस्ट पे कर देगा। जैसे 50 लाख रुपए का डेट था, उस पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो ये उसको पे ऑफ कर देगा, और बैलेंस अमाउंट जो है दिस डिविडेंड लॉस्ट इन लीवर्ड फर्म से ज्यादा होगा, जो एक्सेस अमाउंट है, दैट इज आर्बिट्रेज गेन। मेनली तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से अच्छे से समझ में आता है, बट ये स्टेप्स हैं जिससे कि आप लीवर्ड फॉर्म से अगर अनलीवर्ड फॉर्म में जाना है तो उसको निकाल सकते हो। अब यही वाइसी वर्सा करता हूं, लेट्स से 50 लाख रुपए का डेट है, 50 लाख रुपए का इक्विटी है, और लेट्स से एन एग्जांपल ये तो लीवर्ड फॉर्म है, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, एक वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, लेट्स से एन एग्जांपल ये 120 लाख है। अब क्या करेंगे, जहां देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको अगर पता चले सोना कहीं पे 120 लाख का और कहीं पे 100 लाख का है, तो आप कहां खरीदोगे, 100 लाख वाला, और बेचोगे कहां पर, 120 लाख वाला। तो आप क्या करोगे, यहां पर भी जो है बंदा लेट्स से एन एग्जांपल 10% शेयर्स ओन करता है, तो 12 लाख रुपए रिसीव कर लेगा यहां पर सेल से, और सेल से रिसीव करने के बाद वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा सारे के सारे 12 लाख रुपए। अब लेकिन 12 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करेगा, अब यार इस कंपनी में तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी था, ओनली इक्विटी था, देयर वाज नो डेट। तो दूसरी कंपनी में तो डेट भी है, तो वो क्या करेगा, वो इक्विटी और डेट दोनों खरीद लेगा। वो क्या करेगा, 6 लाख रुपए का इक्विटी खरीदेगा और 6 लाख रुपए का ही डेट खरीदेगा, कि भाई मेरे अगेंस्ट कोई और है नहीं, मैं ही हूं। तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टर जो है अनलीवर्ड फॉर्म जिसकी वैल्यू ऑफ फॉर्म ज्यादा है, जैसे इनकी 120 लाख थी, वो 120 लाख के जो है सिमिलर रिस्क क्लास लीवर्ड फॉर्म 100 लाख की थी, 50 लाख का डेट, 50 लाख की इक्विटी, इनका 120 लाख रुपए की 120 लाख की इक्विटी की वैल्यू थी। तो ये 120 लाख के जो इनकी वैल्यू थी, इसका 10% हमारा हीरो ओन करता था, तो इसने 12 लाख रुपए सेल प्रोसीड से लेना है, और फिर उसके बाद जो है दूसरी कंपनी के शेयर्स और डेट भी उसने खरीदना है। तो ही विल सेल द शेयर्स एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ये 12 लाख रुपए उसने रिसीव किया, टोटल अमाउंट जो सेल प्रोसीड्स है 12 लाख रुपए को उसने परचेज करना है, किस चीज के लिए, लीवर्ड फर्म के शेयर्स, एज वेल एज वो वहां पर एलिमिनेट लीवरेज करने के लिए कि यार मैं वहां पे अगर इक्विटी खरीदूंगा तो यार मेरे अगेंस्ट कोई डेट होल्डर होगा नहीं, भाई साहब आप जो है रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लेंडिंग कर सकते हो, या जैसा भी है उस कंपनी के डेट खरीद लो, कॉर्पोरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इक्विटी और डेट जैसे आपने 6 लाख और 6 लाख खरीद लिया, एक साल बाद अब आपको क्या होगा, 6 लाख पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा, और इक्विटी पे आपको इक्विटी डिविडेंड मिलेगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट कटने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी डिविडेंड मिलेगा। तो ये मिलने के बाद इसको कंपेयर करेंगे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दिस एट द एंड ऑफ द ईयर इसको जो है अर्निंग्स लीवर्ड फर्म से मिलेगी, डिविडेंड से, साथ में इंटरेस्ट मिलेगा जो पर्सनल उसने लेंडिंग की थी उससे वो जो है अनलीवर्ड फर्म का जो डिविडेंड लॉस था उससे एक्सेस अमाउंट दैट विल बी आर्बिट्रेज गेन। तो इन्हें एक्स्ट्रा कमाई हो रही है एज द केस में। नेक्स्ट, अब बारी आती है मोदी गिलानी मिलर थियरी 2, MM2 1963 की थियरी। अब मोदी गिलानी मिलर थियरी 1958 में आई थी। इसमें MM1 जो है उसमें एक चीज का क्रिटिसिज्म था कि यार इसमें टैक्स नहीं कंसिडर किया गया, और टैक्स की वजह से जो है बेनिफिट होता है कि बेसिकली द इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, और इस वजह से हम लोग कहते हैं, टेक एन एग्जांपल, लेट्स से 10 लाख रुपए का डेट है, ठीक है जी, अगर डेट 10 लाख रुपए का है, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट is 8%, and let's further take an example that tax rate is 40%. तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में पढ़ते हैं कि 8% इंटू 1 माइनस 0.4 ये आपको कॉस्ट पड़ रही है, दैट इज 4.8% कॉस्ट पड़ रही है। आप कहते हो 10 लाख रुपए के डेट पे 4.8% कॉस्ट पड़ रही है। मोदी गिलानी मिलर ने कहा नहीं, आप डेट को दो पार्ट पे बांटो, एक डी इंटू टी, एक डी इंटू 1 माइनस टी। उन्होंने कहा डी इंटू टी बेसिकली क्या हो गया, 10 लाख इंटू 40%, दैट इज 4 लाख का डेट, ये आपको इसकी जीरो कॉस्ट है, तो ये हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाएगा, दिस विल इंक्रीज आवर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। और दूसरा 10 लाख इंटू 1 माइनस 0.4, दैट इज 6 लाख, ये 6 लाख जो है हमारी इंक्रीज करेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ लीवर्ड फर्म। तो बेसिकली अभी तक हम लोग जैसे मोदी गिलानी मिलर की अगर थ्योरी में बात करूं, MM की बात करूं, तो MM1 वर्सेस MM2 करें, MM2, तो इसमें अगर प्रोपोजिशन 1 की बात करूं तो द वैल्यू ऑफ फर्म is independent of level of leverage, that is value of levered firm is equal to value of unlevered firm, and value of firm is
determined by capitalizing the net operating profit with the overall capitalization rate. On the other hand, अगर इधर बात करें तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म. कितनी ज्यादा है? इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म. देखो अल्टीमेटली क्या है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म के अभी तक बराबर थी, लेकिन अभी तक टैक्स नहीं था. अगर टैक्स होता है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन डेट दैट इज डी इंटू टी से वैल्यू बढ़ जाएगी. लीवर्ड फर्म की वैल्यू इससे ज्यादा होगी डी इंटू टी की वजह से, या जैसा भी है मैं फिर से बोलना चाहूंगा, डी इंटू टी की वजह से वैल्यू बढ़ती है, डी इंटू वन माइनस टी की वजह से कॉस्ट बढ़ती है. आगे बढ़ेंगे. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईबीआईटी into 1 minus t net operating profit after tax with the overall capitalization rate. जैसे अब आप यहां देखेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म राइजेस विद द राइज इन लीवरेज, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही है राइज इन लीवरेज से, और आप इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं नो पैट विद द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट. तो आप यहां देख सकते हैं वैल्यू ऑफ फर्म जो है बढ़ रही है, लीवर्ड फर्म से ज्यादा है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कहते हैं, नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज ईबीआईटी इनटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय क्यू, इससे जो है हो रहा, और वीएल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, या जैसा भी है डी इनटू टी, ऐसे करके आप इसे निकाल सकते हो. नेक्स्ट फिर बारी आती है गाइस अगली चीज, सेकंड जो प्रोपोजिशन था यहां पर प्रोपोजिशन 2 में हमने क्या कहा था. अच्छा यहां पर जो है ग्राफ अगर आपको याद हो तो वैल्यू ऑफ फर्म जो है कांस्टेंट था, वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो फॉल हो रहा था, और वैल्यू ऑफ डेट जो है वो बढ़ रहा था. ठीक है ना. अब इधर ऑन दी अदर हैंड इस केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म जो है धीरे धीरे लीवरेज बढ़ते बढ़ते हल्का सा वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ता रहेगा. वैल्यू ऑफ इक्विटी फॉल हो रहा है लेकिन उतना शार्प नहीं है जितना यहां पर ऐसे फॉल हो रहा था शार्प. तो वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट तो जैसे बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ रहा है वैल्यू ऑफ डेट एज द केस में भी. तो अकॉर्डिंगली हम लोग अगर इसका ग्राफ देखेंगे गाइस तो इसी तरीके से वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डेट इक्विटी या लीवरेज बढ़ रही है वैसे वैसे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती जा रही है. वैल्यू ऑफ इक्विटी थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेसर फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ कि भाई हमें टैक्स शील्ड ऑन डेट होती है उसकी वजह से बेनिफिट हो जाता है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म बढ़ जाती है, और वैल्यू ऑफ डेट तो जैसे बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ रहा है. देन इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है गाइस सेकंड प्रोपोजिशन की. सेकंड प्रोपोजिशन अभी तक हम लोग क्या कहते थे, दैट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ लीवर्ड फर्म इज द सम ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ अनलीवर्ड फर्म and the risk premium which is the excess of equity capitalization rate unlevered firm and KD on account of the level of leverage debt upon equity. ठीक है गाइस, ये हम लोगों ने पढ़ा था, और इसी में हमने जैसा एनवाई अप्रोच में ग्राफ था वैसा ही एनवाई में ग्राफ जैसे था कि भाई के ई जो है वो हमारा बढ़ता रहता है लीवरेज के साथ साथ, लीवरेज के साथ या डेट इक्विटी रेशियो के साथ. ठीक है जी, ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है यहाँ पर. के ओ जो है वो कांस्टेंट रहता है और के डी जो है वो कांस्टेंट रहता है एज द केस में भी. बट ऑन द अदर हैंड यहां पर क्या हो जाता है, यहां कहानी कुछ अलग हो जाती है. यहां पर जो है के ई ऑफ लीवर्ड फर्म इज द सम ऑफ के ई ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस ऑब्वियसली रिस्क प्रीमियम के ई ऑफ अनलीवर्ड फर्म माइनस के डी. लेकिन अब यहां जो कॉस्ट बढ़ रही है किसकी वजह से बढ़ रही है, डी इंटू टी की वजह से तो वैल्यू बढ़ रही थी, डी इंटू 1 माइनस टी की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ती है. तो इसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क होता है. मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मोदी गिलानी मिलर ने अपनी थ्योरी में कहा दो पार्ट्स ऑफ डी हैं, डी इंटू टी कॉजेज आर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म टू राइज. ये आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इसकी वजह से मैंने बढ़े है, इसकी जीरो कॉस्ट है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म बढ़ेगी. लेकिन डी इंटू 1 माइनस टी की वजह से के ई विल राइज, के ई will rise, ke of levered firm will rise, and that is what I am saying कि d into 1 minus t की वजह से levered firm की ke बढ़ रही है, वहां d into t की वजह से आपका levered firm की वैल्यू बढ़ रही है. अब इसी तरीके से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ इसका कैसे बनेगा भाई, KD तो वही कांस्टेंट ही था, KD तो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, और आपका KO हल्का हल्का हौले 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 नीचे डाउन जा रहा है. क्यों, क्योंकि टैक्स शील्ड ऑन डेट हो रही है, और KE जो है बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से शार्प नहीं बढ़ रहा था बिकॉज अगेन डी इंटू 1 माइनस टी की वजह से, पूरे डेट की वजह से नहीं. तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कहते हैं अगेन, दैट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ लीवर्ड फर्म, KE ऑफ लीवर्ड फर्म राइजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क, लेकिन लोअर रेट पे राइज हो रहा है. देखो ये बढ़ रहा है, KE बढ़ रहा है, दिस इज राइजिंग बट लोअर रेट. क्यों, क्योंकि टैक्स शील्ड ऑन डेट होता है. डी इंटू 1 माइनस टी की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, डी इंटू टी की वजह से आपकी वैल्यू बढ़ रही है. तो के यू प्लस के यू माइनस के डी इंटू डी इंटू 1 माइनस टी अपॉन इक्विटी, ये आप कह सकते हैं. तो आप कह सकते हैं दैट द केओ ऑफ लीवर्ड फर्म, ये जो केओ है लीवर्ड फर्म का है विच इज लेस देन केओ ऑफ अनलीवर्ड फर्म. तो यहाँ केओ ऑफ लीवर्ड फर्म और के ऑफ अनलीवर्ड फर्म जो है वो बराबर होता है. तो KO जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लीवरेज बढ़ाते रहते हो, KO ऑफ लीवर्ड फर्म जो है वो फॉल होता रहता है एज द केस में भी. नेक्स्ट प्रोपोजिशन 3 वही है, सेम है, दैट द KO
जो है आपका लीवर्ड फॉर्म का लेस देन KO ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म है, लेकिन दिस KO इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। तो बेसिकली क्या, अब रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए जो कट ऑफ रेट होता है, जो प्रोजेक्ट एनपीवी निकालने के लिए लेते हो, दैट इज KO विच इज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ लीवरेज। KO जो है डिक्रीज हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेट अमाउंट। सो दिस finishes off Modigliani-Miller theory 2. Then comes trade-off theory. Guys, trade-off theory is an extension of Modigliani-Miller theory 2. Basically क्या हुआ कि भाई डेट बढ़ाओ, तो लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट करना शुरू किया, डेट बढ़ाते जाओ, वैल्यू फॉर्म बढ़ाते जाओ, क्योंकि भाई अल्टीमेटली प्रोपोजिशन 1 को देखते हो तो भाई साहब वैल्यू फॉर्म बढ़ती जा रही है, बल्ले बल्ले शाबा बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, लीवरेज बढ़ाओ, जितने ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो वो बढ़ाओ। नहीं, मोदीगिलानी मिलर ने अपनी इस थ्योरी में लेटर ऑन बोला कि भाई आप अगर डेट बढ़ाते जाओगे तो नो डाउट्स अबाउट इट आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन डेट होगा, लेकिन ये बेनिफिट्स हैं, दिस इज बेनिफिट्स, बट इसी के साथ साथ आपको जो है एक लेवल आएगा, एक ऐसा लेवल आएगा जिसके बाद आपकी वैल्यू फॉर्म डाउन होनी शुरू होगी। क्यों? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के कारण। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है वो आपका क्या चीज होता है? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है बेसिकली, देखो ऐसा, आप अगर डेट बढ़ाते जा रहे हो तो उसमें क्या है, आपको बैंकरप्सी कॉस्ट हो सकती है कि भाई कभी कंपनी नहीं कमा पाई तो उनको जो है, कंपनी को जो है लिक्विडेट करा देगी जो डेट होल्डर्स हैं। वो कहेंगे भैया मेरे को नहीं पता, मेरे पैसे चाहिए, इन्होंने ब्याज नहीं दिया, मेरे को नहीं पता, लिक्विडेट कराओ, मेरे पैसे दिलाओ। तो ये बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स हो सकती है, उसकी लीगल फीस हो सकती है, इन जो है उनके एसेट्स औने पौने बाप पे जो है बिक सकते हैं, ये नुकसान हो सकता है। साथ में एजेंसी कॉस्ट, एक्चुअली क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे आर द एजेंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, और नॉमिनी डायरेक्टर भी अपॉइंट करती है कंपनी के अंदर जो डेट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी डिवेंचर ट्रस्टीज हैं या जो भी लेंडर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो सब अपना जो है वो, एवरी पर्सन वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर ओन वेल्थ। अल्टीमेटली क्या है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज ये नॉमिनी डायरेक्टर, ये अपने घर को देखते हैं पहले कि भाई मेरी तनख्वाह, मेरी कमाई, मेरी कमीशन, मेरे बेनिफिट, मेरे को क्या हो रहा है, एंड दे sometimes keep their own benefit, the agent keeps their own benefit above the benefit of the principal, so that creates a problem. This is called agency cost. तो ultimately क्या है, आपको डेट से रेस करने में फाइनेंस जो है नुकसान हो सकता है, कॉस्ट ऑफ डेट में जो है आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है कि भाई वो बैंकरप्सी करा सकते हैं, एज द केस में भी प्रोसीडिंग्स करा देंगे, डायरेक्ट बैंकरप्सी कॉस्ट होगी, और साथ में जो है औने पौने भाव में आपके एसेट्स बिक जाएंगे, उनकी वर्थ, ट्रू वर्थ ज्यादा होगी, लेकिन क्योंकि ये कहेंगे डिस्ट्रेस, नहीं भाई बेचो, इंतजार ही नहीं करेंगे, मेरे को नहीं पता जितना मिल रहा है, लो मेरे पैसे दिलाओ वापस। और लेकिन बेनिफिट्स क्या है, आपको डेट की वजह से टैक्स शील्ड है। तो जहां ये दोनों बैलेंस होंगे वो आपका ऑप्टिमल डेट इक्विटी लेवल है। तो अकॉर्डिंगली वो लेवल आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो, डेट लेके आओ इज ऑलवेज गुड, बट बहुत ज्यादा डेट इज नेवर गुड। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस ट्रेड ऑफ थ्योरी। देन कम्स पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये जितनी थ्योरीज थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, एक डोनाल्डसन थे 1961 में सबसे पहले उन्होंने ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी प्रपोज की थी। उसके अलावा तो फिर बाद में बहुत लोगों ने की। पैकिंग ऑर्डर मींस प्रेफर्ड ऑर्डर। व्हाट इज द प्रेफर्ड ऑर्डर? पैकिंग ऑर्डर, देखो सारे के सारे ऑप्टिमल डेट इक्विटी कर रहे थे सबके सब 1950s और इवन 60s में भी, लेकिन डोनाल्डसन ने अपनी कहानी बोली। उन्होंने कहा देखो भाई, उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजर्स से जो है इंटरव्यूज कंडक्ट किया, और उन्होंने इंटरव्यूज कंडक्ट करने के बाद उन्होंने जाना, देखा कि भाई व्हाट इज द प्रेफर्ड ऑर्डर ऑफ द बिग कंपनीज, बिग कॉर्पोरेट्स के, बिग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बिग कंपनीज, बिग फर्म्स के जो भी फाइनेंस डायरेक्टर्स हैं या फाइनेंस मैनेजर्स हैं, उनकी क्या प्रेफरेंस है, उनका पैकिंग ऑर्डर या प्रेफर्ड ऑर्डर क्या है। वो कहते हैं देखो यार, हमें सबसे पहली चीज तो ना, व्हाट डू वी प्रेफर, हम लोग जो है रिटेन्ड अर्निंग से अरेंज करना पसंद करते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट ही नहीं होती। हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कल को और नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, फर्स्ट ऑप्शन इज रिटेन्ड अर्निंग्स। वी डोंट वांट टू आस्क तो एनीवन फॉर मनी। तो अल्टीमेटली क्या है, हम लोग रिटेन अर्निंग करेंगे ज्यादा, तो उसका मतलब क्या होगा, स्टिकी डिविडेंड पॉलिसी होगी, कम डिविडेंड्स देंगे। तो ये पहला नंबर था, पैकिंग ऑर्डर या प्रेफर्ड ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर उन्होंने कहा, सेकंड नंबर इज डेट, कि भाई हम लोग सेकंड नंबर भी डेट जो है लेस कॉस्टली होता है, इसका इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, इस पे जो है फ्लोटेशन कॉस्ट भी कम होती है। डेट इज द सेकंड ऑप्शन। एंड द लास्ट रिजॉर्ट इज, आखिरी में एक्सटर्नल नए इक्विटी फंड जो है, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करूंगा, न्यू इक्विटी शेयर्स इज द लास्ट ऑप्शन पैकिंग ऑर्डर में। तो फर्म्स रिलाई एज मच एज दे कैन ऑन इंटरनली जनरेटेड फंड्स, या जिसे हम लोग रिटेन अर्निंग कह सकते हैं। फिर जब आपके
रिटेन अर्निंग से काम नहीं होता तो एडिशनल डेट फाइनेंस अरेंज करोगे, दिस इज सेकंड नंबर। लॉन्ग टर्म डेट वगैरह ले लो, शॉर्ट टर्म डेट भी ले लो, लॉन्ग टर्म डेट भी ले लो। और फिर दोनों सोर्सेज से अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, भैया डेट से भी नहीं हो पा रहा, रिटेन अर्निंग पहला एग्जॉस्ट हो गया, फिर डेट से भी नहीं हो पा रहा, तो आप लास्ट में आप कहोगे चलो यार नया इक्विटी शेयर्स इशू करें। दिस इज द लास्ट ऑफ द पैकिंग ऑर्डर। I hope you are finding this chapter easy and interesting. It's very easy, very interesting, needs practice. Now, the last area that we are discussing is impact of taxation on NI approach as well as NOI approach. अभी तक NI approach में क्या होता था? हम लोग क्या करते थे? हम लोग कहते थे नेट इनकम से निकालो। हम लोग क्या करते थे? वैल्यू ऑफ डेट तो हम लोग जैसे निकालते हैं, प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते थे? EBIT माइनस इंटरेस्ट, दिस वाज नेट इनकम। अब क्या है, अगर टैक्स आ जाएगा तो इंटू 1 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय के तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी। तो उस हिसाब से हमने ये वैल्यू ऑफ फर्म निकाल देनी है। वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी विच इज EBIT माइनस आई इंटू 1 माइनस टी। और यहां पर भी देखो भाई वैल्यू ऑफ फर्म जो है लीवर्ड की ज्यादा होगी और यही कहानी होगी। तो के ऑफ अनलीवर्ड फर्म, लीवर्ड फर्म सेम है, आपको याद हो तो के रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ लीवरेज। के जो है कांस्टेंट रहता है, के डी जो है कांस्टेंट रहता है, और के ओ जो है वो फॉल होना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म जो है अगर आपको निकालनी है, किस तरीके से निकाली जा सकती है, आप इस तरीके से कह सकते हैं, आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी लीवर्ड इस तरीके से निकाल लो, EBIT माइनस आई इंटू 1 माइनस टी। फिर उसके बाद जो है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म निकाल लो, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट करके एज द केस में भी, और फिर KO लास्ट में निकाल लेना, दैट इज EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म करके। ये जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म आया है नीचे, EBIT इंटू 1 माइनस टी ऊपर। नेक्स्ट फिर इसके बाद जो है NOI अप्रोच विद टैक्स को कैसे डील करते हैं गाइस? बड़ा सिंपल है। NOI विद टैक्स इज सिंपली इंटरप्रेटेड एज MM2 की तरह ले लो। MM2 बोले तो हम लोग पहले क्या करते हैं यार, सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म निकाल देते हैं। कैसे? EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन KO कांस्टेंट रहता है, ठीक है, EBIT कांस्टेंट रहता है, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म आ गई। फिर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस D इंटू टी। इस तरीके से जो है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म आ गई। वंस यू हैव गॉट दिस, उसके बाद जो है आप अगर KO ऑफ लीवर्ड फॉर्म निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, तो K ऑफ लीवर्ड फॉर्म आ जाएगा इस केस में भी। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन KOU बराबर होता है, दिस इज वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। फिर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, ये MM2 की कहानी है, मोदी गिलानी मिलर 2, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस D इंटू टी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म। फिर आप KO निकाल लो, EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म करके आपका ये KO आ जाएगा। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आपको KE वेरीफाई करना है, MM2 में यही तो करते थे, KU प्लस KU माइनस KD इंटू D इंटू 1 माइनस टी अपॉन इक्विटी, एंड दैट फिनिशेस ऑफ this concept and this chapter. I really hope that you enjoyed